हाय ऑल। पैसिव यूथनेशिया की अगर आपको सारे लैंडमार्क जजमेंट्स इन डिटेल विद गाइडलाइंस समझनी है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है एक ऐसा एक्ट परफॉर्म करना जिसके कारण डेथ हो, यानी कि एक्ट का डायरेक्टली रिजल्ट होना चाहिए डेथ। दैट्स इलीगल इन इंडिया। लाइक इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन दे देना जिससे कि बंदे की डेथ हो जाए, मर्डर की तरह ही हो गया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है कोई पर्सन अगर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर है तो यहाँ पर सिर्फ उस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को विड्रॉ किया जा रहा है, विद होल्ड किया जा रहा है, कोई अलग से एक्ट परफॉर्म नहीं किया जा रहा। यानी कि एग्जाम्पल से समझना, और यही एग्जाम्पल पूरी वीडियो में आपके साथ चलेगा। ए एक पर्सन है, यानी कि पेशेंट है। ये पर्सन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर है, तो इसकी बेटी की ड्यूटी है कि वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर कंटिन्यू रहे, उसकी ये ड्यूटी है। लेकिन खाली उसने उस ड्यूटी को अगर परफॉर्म नहीं किया तो इसने क्या करा, अपनी ड्यूटी को ओमिट कर दिया, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में, पेशेंट ऐसी कंडीशन में, ए ऐसी कंडीशन में जो कि क्योर नहीं हो सकता। तो पैसिव यूथनेशिया का मतलब खाली ओमिशन है। ओमिशन का मतलब कि जो आपकी ड्यूटी है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर जो पर्सन था वो कंटिन्यू रखना था, आपने उसको विड्रॉल कर लिया। तो पैसिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड है, बट विद सेफ गार्ड्स। पर्सन वेंटिलेटर पर है, आपने वेंटिलेटर को विड्रॉ कर लिया। क्लियर? तो ये था डिफरेंस। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे लिए हमारे जजमेंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन, फर्स्ट जजमेंट आता है राठीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस में कोर्ट ने बोला राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई। ए के पास जब राइट टू लाइफ है तो ऑफकोर्स राइट टू डाई भी है। तो 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। देन इस जजमेंट को 2 साल के बाद ही ज्ञान कौर के केस में ओवर रूल्ड कर दिया गया। इसमें बोला गया कि राइट टू लाइफ में डजंट इंक्लूड अ राइट टू डाई, और 309 आईपीसी को वापस से रीस्टोर कर लिया। तो सीरियल वाइज समझना, पी राठीनाम राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, बट ज्ञान कौर राइट टू लाइफ डजंट इंक्लूड राइट टू डाई, और ज्ञान कौर के केस में पी राठीनाम को ओवर रूल कर दिया गया। आगे वाले ये 2 केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ऊपर वाले भी इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका नाम पूछा जाता है, लेकिन इन डिटेल में जाने के लिए 3rd and 4th, स्पेशली 4th जरूरी है। सो 3rd, अरुणा रामचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। ये सबसे पहला केस ऐसा है जिसमें पैसिव यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज किया गया। अभी तक यानी कि ज्ञान कौर एक्टिव हो गया था, राठीनाम तो एक्टिव नहीं था, ज्ञान कौर एक्टिव था, यानी कि राइट टू डाई इंडिया में अलाउड नहीं था। तो पैसिव यूथनेशिया, अरुणा ऑलरेडी पीवीएस स्टेट में काफ़ी टाइम से थी। पीवीएस एक ऐसी स्टेट है, कोमा में क्या होता है, कोमा में पर्सन जागता भी नहीं है, वो अनकॉन्शियस है, लेकिन पीवीएस में पर्सन की आंखें खुलती है, यानी कि वो जागता है, सोता है रूटीन में, लेकिन उसका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो पार्ट है माइंड का, वो डैमेज हो चुका है। उस स्टेट को बोलते हैं पीवीएस। ये पर्सन पीवीएस स्टेट में काफ़ी टाइम से था। तो इस केस में सबसे पहली बार कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को इंडिया में अलाउड किया इस केस के थ्रू। नाउ अब अलाउड किया तो डिफरेंस क्लियर रखना चाहिए ताकि कोई भी डाउट अराइज ना हो। तो कोर्ट ने इस केस में एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया में डिफरेंस क्लियर किया और पैसिव यूथनेशिया को परमिट किया इन एक्सेप्शनल केसेस, बट सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स। सो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि अगर पेशेंट इनकॉम्पिटेंट है, क्यों माइंड का जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है वो डैमेज हो चुका है, तो पर्सन अनसाउंड ही हो गया ना एक तरीके से। तो जो इनकॉम्पिटेंट पेशेंट है उसके लिए हाई कोर्ट 226 में उसके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को विड्रॉल करने का ऑर्डर कर सकती है, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन किसके साथ, मेडिकल बोर्ड के कंसल्टेशन के साथ, और हियरिंग करने के बाद। हियरिंग किसकी, रिलेटिव और हॉस्पिटल की। हाई कोर्ट की ये पावर है। क्लियर? तो पैसिव यूथनेशिया के लिए, यानी कि अगर ए
ऑलरेडी पीवीएस में है और बेटा अब इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, तो बेटे को जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में, एप्लीकेशन लगाएगा, वो 226 में रिट पिटिशन लगाएगा और कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया डिमांड करेगा। तो कोर्ट मेडिकल बोर्ड से कंसल्टेशन करेगी, हियरिंग करेगी, एंड देन अगर कोर्ट को लगता है कि नाउ वो पर्सन बिल्कुल क्योर होने के अब चांस नहीं है, ख़त्म है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो कोर्ट यहाँ पे अलाउ कर देगी, यानी कि रीजनेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सीन अरुणा का था ना। उसके बाद में ये 2011 का मैटर है, एंड 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यानी कि अरुणा के केस में पेशेंट डिसीजन नहीं ले रहा, क्योंकि पेशेंट डिसीजन लेने की कैपेसिटी में नहीं है, पेशेंट का कोई रिलेटिव, कोई नोन, वो डिसीजन ले रहा है, कोर्ट की हेल्प ले रहा है वो। लेकिन फोर्थ में क्या हुआ, कॉमन कॉज में यहाँ पर जो पर्सन पेशेंट है वो डिसीजन ले रहा है, लेकिन पीवीएस में तो उसका डिसीजन मेकिंग पार्ट तो डैमेज हो चुका है। तो यानी कि जब ए साउंड माइंड में था, उसको लग रहा था कि ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है, जब वो साउंड माइंड में था वो ये डिक्लेयर कर सकता है कि कल को अगर मेरी ऐसी हालत होती है तो आप मेरा मतलब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत देना, वो ऐसे डिक्लेरेशन कुछ करता है रिटर्न फॉर्म में। तो कॉमन कॉज में लिविंग विल्स सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज की गई और राइट टू डाई विद डिग्निटी को भी रिकॉग्नाइज किया गया अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21। तो कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया इन दो सिचुएशन में लीगल डिक्लेयर किया। फर्स्ट वन, अगर पेशेंट एडल्ट है, कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट मतलब साउंड माइंड है, वो विल एग्जीक्यूट करता है, लिविंग विल बनाता है या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव बनाता है, उसमें स्पेसिफाई करता है कि कल को उसकी ऐसी हालत होती है, यानी कि जब वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, वो क्यों नहीं हो सकता, तो वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मेरे को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करना। तो उस केस में पैसिव यूथेनेशिया अलाउ होगा, वो लीगल होगा। तो यानी कि पहली सिचुएशन है मेरी लिविंग विल की। ए जब साउंड माइंड था उसने अगर लिविंग विल बनाई थी, तो ये लिविंग विल जब वो इनकॉम्पिटेंट हो चुका है, क्योर नहीं हो सकता, तो इसी लिविंग विल को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट ने ही बना दी ना विल। लेकिन देन दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर विल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब हमें जो अरुणा में सिस्टम दिया गया था, हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा था, हाई कोर्ट मेडिकल बोर्ड की कंसल्टेशन ले रहा था, हियरिंग कर रहा था रिलेटिव्स और हॉस्पिटल वालों की, तो ये वाला प्रोसेस मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस है मेरा लिविंग विल, अगर लिविंग विल एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे हाई कोर्ट की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, जो हाई कोर्ट की हेल्प अरुणा वाले मैटर में दी गई है। क्लियर? यानी कि आज के प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, अरुणा वाला मैटर भी मेरे लिए चलेगा अगर मुझे हाई कोर्ट की हेल्प चाहिए, एक को हाई कोर्ट की हेल्प चाहिए, सॉरी ए के बेटे के लिए, क्योंकि ए तो ऑलरेडी पेशेंट है, इनकॉम्पिटेंट हो गया, तो ए के किसी रिलेटिव को अगर हाई कोर्ट की हेल्प चाहिए तो अरुणा वाले केस को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ए लिविंग विल बना के गया है तो आप कॉमन कॉज वाले केस की हेल्प लोगे। क्लियर? सो नाउ इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो पेशेंट एडल्ट कॉम्पिटेंट है, उस पर्सन के पास आर्टिकल 21 के हिसाब से राइट है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर सकता है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स को रिफ्यूज़ कर सकता है। और इस केस में लिविंग विल को रिकॉग्नाइज किया गया। लिविंग विल एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पर्सन साउंड माइंड है, तब जाके वो एडवांस में ही मेंशन कर देता है कि उसकी इच्छा नहीं है कि वो एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर ही जिए, मतलब अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखे। ठीक है, तो ये 2018 में काफ़ी लंबी गाइडलाइंस थी। इसका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या था वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक ये जान लो कि कॉमन कॉज लास्ट केस है, लेकिन इसके बाद 2023 में जो गाइडलाइंस 2018 में दी गई थी ना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई, यानी कि 18 वाला जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा बोला गया कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो 2003 में उस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बनाया गया है। अब क्या इजी किया गया वो तब समझ आएगा
जब 2018 की क्लियर कर लोगे। पहले 2018 की गाइडलाइंस क्लियरली समझते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या वो समझते हैं, देन हम 2023 पर चलेंगे। तो सबसे पहले 2018 में क्या गाइडलाइंस थी ये अभी हमने देख लिया। लिविंग विल, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये था लिविंग विल, यहाँ पे डिफरेंसेस एंड लिविंग विल को रिकॉग्नाइज, इधर नहीं जाना है। प्रोसीजर क्या दिया गया कि कॉम्पिटेंट और एडल्ट पेशेंट होगा तो ही वो लिविंग विल को एग्जीक्यूट कर सकता है। लिविंग विल जो है वो वॉल्यूंटरीली एग्जीक्यूट होनी चाहिए बिना किसी प्रेशर के, विद फुल नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस। लिविंग विल रिटन फॉर्म में होगी एंड जो पेशेंट है उसके एग्जीक्यूटर्स एंड जो पेशेंट है उसका साइन होना चाहिए लिविंग विल पर, किसके सामने? 2 अटेस्टिंग विटनेस के साथ में। यानी कि ए विल बना रहा है तो ए का साइन होगा लिविंग विल पर, साथ में 2 विटनेस के भी साइन होंगे। एंड इसी विल पर काउंटर साइन कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी साइन करेगा। और लिविंग विल में स्पेसिफाइड होना चाहिए सर्कमस्टांसेस के बारे में कि किन सर्कमस्टांसेस में वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करना। और ऑल्सो लिविंग विल में वो एक नॉमिनी भी स्पेसिफाई करेगा, क्योंकि ए अभी तो कॉम्पिटेंट है, उसने लिविंग विल बना दी, लेकिन जब वो इनकॉम्पिटेंट होगा तो लिविंग विल के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा उसको भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए ना। तो यहाँ पर नॉमिनी का नाम डाला जाएगा ताकि वो ये डिसीज़न ले सके जब एग्जीक्यूटर यानी ये पेशेंट जब इनकैपेबल हो जाएगा तब उस एग्जीक्यूटर के बिहाफ पर नॉमिनी अब डिसीज़न लेगा। ठीक है। एंड जब तक ए कॉम्पिटेंट है तब तक अगर उसने लिविंग विल बना दिया तो उस लिविंग विल में अगर उसको कुछ चेंजेस करने हैं या कैंसिल करनी है तो वो ओपन है, उसके लिए ऑप्शन है। ए जब तक कॉम्पिटेंट है, वो लिविंग विल बना चुका है तो वो लिविंग विल को कैंसिल भी कर सकता है, ऑल्टर भी कर सकता है। ठीक है। एंड नाउ अब लिविंग विल बनी गई है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? यानी कि ए जब कॉम्पिटेंट था उसने लिविंग विल बना ली थी, अब नाउ वो इनकॉम्पिटेंट हो चुका है, तो कैसे हॉस्पिटल वाले डिसाइड करेंगे कि अब इसका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम विड्रॉ कर लेना चाहिए? उसका भी तो वेरिफिकेशन होना चाहिए ना, कुछ लीगलिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ किसी पर्सन ने आर्बिट्रेरी या इंटेंशनली कुछ एक्ट परफॉर्म किया हो। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो उसके लिए प्रोसीजर 2018 की गाइडलाइंस में दिया गया कि अगर पर्सन टर्मिनल हो जाता है कि टर्मिनल इल, इनकैपेसिट, लिविंग विल ऑलरेडी है या लिविंग विल नहीं है बट कंसीडर किया जा रहा है कि पैसिव यूथेनेशिया कंडीशन हो चुकी है, तो ये सारे सेफगार्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है जो फिजिशियन या हॉस्पिटल उसको ट्रीट कर रहा था वो एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे। क्यों बनाएगा? ताकि वो पेशेंट की कंडीशन को एग्जामिन कर सके और सर्टिफाई कर सके कि नाउ अब पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं है। पहला बोर्ड। देन अगर बोर्ड अप्रूव कर देता है तो ये विल या रिक्वेस्ट कब आ रही थी? जब विल नहीं है, तो लिविंग विल या रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सेकेंड मेडिकल बोर्ड बनाएगा। वो दोबारा से रीचेक करेगा। 2 मेडिकल बोर्ड हो गए। अब दोनों मेडिकल बोर्ड अगर इन कंसिस्टेंसी में है, एक ही रिपोर्ट दे दें दोनों, तब जाके हम इस रिपोर्ट को भेजेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पर्सनली पेशेंट के पास या हॉस्पिटल में विजिट करेगा और एग्जामिन करेगा कि उसको अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को विड्रॉ करने के लिए। और अगर मेडिकल बोर्ड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है या दोनों बोर्ड्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, तो जो पेशेंट है या पेशेंट के रिलेटिव है वो इस रिजेक्शन को हाई कोर्ट के सामने 226 में चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस था? पहला बोर्ड बाय हॉस्पिटल, दूसरा बोर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड दोनों कंसिस्टेंसी में तब आप
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाते हो, जो कि एग्जामिन करेगा, ऑर्डर करेगा विड्रॉल के लिए। और अगर किसी भी पार्ट से कुछ भी रिजेक्शन आता है तो 226 में चैलेंज किया जा सकता है। ये सब था 2018 का सेफ गार्ड। 2023 में इस सेफ गार्ड में क्या चेंजेस हुए? फर्स्ट वन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को रिप्लेस कर दिया गया नोटरी एंड गेजेटेड ऑफिसर के साथ में। अब जीएमएफसी को पर्सनली विजिट नहीं करना पड़ेगा। नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। लिविंग विल जहां पर अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास रखी जा रही थी, अब वो लिविंग विल डिजिटली रिकॉर्ड की जाएगी नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम में, जहाँ से हॉस्पिटल या फिजिशियंस एक्सेस ले सकते हैं। थर्ड वन, मेडिकल बोर्ड जो 2 बन रहे थे, बाय हॉस्पिटल एंड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब दोनों ही बोर्ड हॉस्पिटल वाले बनाएंगे ताकि लेयर्स को कम से कम करा जाए। यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल का जो एक्सपीरियंस है उसको भी रिड्यूस किया गया। पहले बोर्ड में 20 साल के एक्सपीरियंस वाले बैठ रहे थे, अब बोर्ड में 5 साल के एक्सपीरियंस वाले भी सफिशिएंट है। एक टाइम लिमिटेशन दे दी गई कि दोनों बोर्ड्स को विदिन 48 आवर्स रेफरल के बाद में इनको अपना डिसीजन देना होगा अबाउट विड्रॉल। वेरिफिकेशन को सिंपल कर दिया गया कि जहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वेरिफिकेशन करने के लिए पर्सनल विजिट कर रहा था, अब वेरिफिकेशन सिंपली डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के थ्रू वेरीफाई कर लिया जा सकता है। ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे पैसे भी एथिनेशिया का कम्प्लीटली ये मैटर पूरा हो जाता है।